कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि नीचे सुर्ख रंग के बटन को दबाकर हैदर वॉइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया की 38वीं किस्त जर्द लाश का दूसरा हिस्सा। मशाता शकुंतला को लेकर दूसरी मंजिल के कमरे में आ गई। यहाँ शकुंतला को नहला धुलाकर नया जोड़ा पहनाया गया। शकुंतला खामोशी से हर हुक्म को मानती गई। वो और तो कुछ कर नहीं सकती थी। दिल में उसने सोच रखा था कि ख्वाह उसकी जान जाती रहे मगर वो इस जजीरे से जरूर भाग जाएगी। बूढ़ा डाकू जो उसका हमदर्द था उसे जुदा कर दिया गया था। अब उसके लिए जरूरी था कि इस महल में से किसी को साथ मिलाया जाए, मगर वहां तो सारे के सारे ही शकुंतला के लिए अजनबी और दुश्मन थे। उधर बहरी डाकुओं के जहाज की 7 रोज तक सफाई होती रही। बीमार मल्ला हकीम की दवाओं से तंदुरुस्त हो गए। कप्तान ने जाने की तैयारियां शुरू कर दी। 8वें रोज शकुंतला अपने कमरे में बैठी थी कि वही बूढ़ा डाकू उसके पास एक टोकरी में फल लेकर आ गया। आते ही उसने कहा, बेटी मैं जहाज के साथ वापस जा रहा हूँ। ये फल तुम्हारे लिए लाया था, हो सकता है फिर कभी मुलाकात ना हो। शकुंतला की आंखों में आंसू आ गए। उसके पास एक और कनीज बैठी थी। उसने शकुंतला को रोते देखा तो नफरत से मुंह बनाकर वहां से उठकर दूसरे कमरे में चली गई। बूढ़ा डाकू उसके वहां से जाने का इंतजार कर रहा था। उसने कनीज के जाते ही शकुंतला से कहा, बेटी मुझे इस बात का बड़ा सदमा है कि मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर जा रहा हूँ, मगर मैं मजबूर हूँ। अगर मेरे बस में होता तो मैं कभी तुमसे अलग ना होता, मगर कप्तान के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं कर सकता। फिर भी मैंने तुम्हारे लिए एक तरकीब सोची है। शकुंतला ने पूछा, बाबा वो तरकीब क्या है? बूढ़े ने आहिस्ता से कहा, बेटी इस जजीरे के जुनूब में एक माहीगीर रहता है। वो अब सिर्फ घर में बैठकर मछलियां पकड़ने वाले जाल मुरम्मत करता है। उससे मेरी दोस्ती है। वो एक दर्दमंद आदमी है। ये मेरी अंगूठी तुम अपने पास रख लो। अगर किसी तरह तुम यहाँ से फरार हो जाओ तो इस माहीगीर को जाकर मेरी अंगूठी दे देना। वो तुम्हारी हर तरह से मदद करेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि वो तुम्हें इस जजीरे से बाहर निकाल देगा, लेकिन कम से कम वो तुम्हें अपने यहाँ छुपा जरूर लेगा और कोशिश करेगा कि तुम यहाँ से फरार हो सको। बूढ़े ने अंगूठी उतारकर शकुंतला को दे दी। शकुंतला ने पूछा, उस माहीगीर का नाम और हुलिया क्या है बाबा? बूढ़ा बोला, उस माहीगीर का नाम सारंग है। हुलिया ये है कि वो एक टांग से लंगड़ा चलता है। उसकी झोंपड़ी जनूबी साहिल पर एक नीले रंग की चट्टान के साए में है। अगर तुम यहाँ से किसी तरह फरार हो जाओ तो तुम्हें यहाँ से निकलकर उस मकान के पिछवाड़े वाले जंगल में सीधी भाग जाना। आधे रास्ते में तुम्हें एक चश्मा मिलेगा जिसके ऊपर सुर्ख फूलों वाला एक दरख्त है। उस चश्मे से थोड़ी दूर सफर करने के बाद साहिल आ जाता है। करीब ही नीली चट्टान है जिसके साए में सारंग माहीगीर की झोंपड़ी है। इतने में मशाता कनीज आ गई। उसने बूढ़े की तरफ देखकर कहा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? बूढ़े ने कहा, मैं मोशे से इजाजत लेकर आया हूँ। शकुंतला मुझे अपनी बेटी की तरह अजीज है। इससे आखिरी बार जुदा रहा हूँ, इससे मिलने आया हूँ। मशाता ने झाड़ पिलाते हुए कहा, अच्छा चलो अब भाग जाओ यहाँ से। बूढ़े डाकू ने अपना काम पूरा कर दिया था। अब उसे वहां ठहरने की कोई जरूरत भी नहीं थी। चुनाचे वो उठा। उसने शकुंतला के सर पर हाथ रखकर उसे प्यार किया। शकुंतला रोने लगी। एक मुद्दत के बाद उसे किसी इंसान से बाप का प्यार मिला था। मशाता उसे झड़कने लगी, खबरदार जो यहाँ कभी आंखों में आंसू लाई, वरना वार मारकर मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगी। यहाँ कभी किसी कनीज ने आंसू नहीं बहाए। अब खामोश हो जा, पोंछ ले आंसू। शकुंतला आंसू पोंछकर सब्र करके बैठ गई। दूसरे रोज समुद्री डाकुओं का जहाज जजीरा मार्शी से कूच कर गया। बूढ़ा नेक दिल डाकू भी उनके साथ चला गया। शकुंतला का दिल उसके लिए कई रोज तक उदास रहा। शकुंतला को महल में किसी किस्म की तकलीफ नहीं थी, सिवाय इसके कि उसे महल से बाहर कदम रखने की इजाजत नहीं थी। वो वहां महल के अंदर कैदी बनकर रह गई थी। उसे अंबर और अपना खामिद, अपना घर और अपना बच्चा याद आते। वो दिन को तो मशाता के डर के मारे चुपचाप इधर उधर के काम करती रहती, लेकिन रात को वो बिस्तर पर लेटकर देर तक चुपके चुपके आंसू बहाया करती। वक्त गुजरता चला गया। शकुंतला वहां से फरार होना चाहती थी। वो दिन रात मौका की तलाश में रहने लगी। एक रात उसे मौका मिल गया। वो अपने बिस्तर पर से उठकर दूसरी मंजिल की गैलरी पर आ गई। अंधेरी रात थी। सितारों की रोशनी में बाहर जंगल के दरख्त हवा में झूम रहे थे। इत्तफाक से बाहर पहरा देने वाली कनीज सो गई। शकुंतला ने मौका गनीमत जाना और दीवार के साथ ऊपर तक आई हुई बेल के सहारे गैलरी पर से नीचे उतर गई। जमीन पर उतरते ही उसने महल के पिछवाड़े वाले जंगल में भागना शुरू कर दिया। वो भागती चली गई। जंगल उसके लिए अजनबी नहीं था। वो इस किस्म के कितने ही जंगलों में सफर कर चुकी थी। भागते भागते जब वो थक कर एक जगह बैठने वाली थी कि उसे वो चश्मा नजर आ गया जिसके बारे में बूढ़े डाकू ने उसे बताया था। चश्मे के ऊपर सुर्ख फूलों वाला दरख्त था। एक पल सस्ताने के बाद वहां से फिर भाग खड़ी हुई। काफी दूर भागने के बाद वो थक गई। उसका सांस फूल गया। वो एक दरख्त के नीचे बैठ गई। जब उसका सांस दुरुस्त हुआ तो वो तेज तेज कदमों से समंदर की तरफ बढ़ने लगी। उसे समंदर की तरफ से चलने वाली हवा महसूस हो रही थी।
फिर वो जंगल से बाहर निकल आई। सामने समंदर फैला हुआ था। करीब ही एक नीले रंग की चट्टान थी जो सितारों की रोशनी में स्याह मालूम हो रही थी। शकुंतला समझ गई कि यही वो चट्टान है जिसके बारे में बूढ़े डाकू ने बताया था। नीली चट्टान के साए में एक छोटी सी झोंपड़ी बनी हुई थी। झोंपड़ी के बाहर बांस की खूंटियों पर जाल लटक रहे थे। यही उस बूढ़े सारंग बाबा की झोंपड़ी थी जो बूढ़े डाकू का दोस्त था। शकुंतला झोंपड़ी के बाहर आकर रुक गई। झोंपड़ी का दरवाजा बंद था। शकुंतला ने दरवाजे पर जोर से हाथ मारा। अंदर से किसी ने पूछा, कौन है? शकुंतला ने कहा, सारंग बाबा से मिलना है। अंदर से आवाज आई, मैं ही सारंग बाबा हूँ, तुम कौन हो? आधी रात को मेरी झोंपड़ी में क्यों आई हो? शकुंतला ने कहा, बाबा आप दरवाजा खोले, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। अच्छा बेटी, खोलता हूँ दरवाजा। झोंपड़ी का दरवाजा खुल गया। अंदर एक चिराग जल रहा था जिसकी रोशनी में शकुंतला ने देखा है कि सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा उसके सामने खड़ा है। ये सारंग बाबा था। सारंग ने भी देखा कि एक खुश लिबास स्याह बालों वाली औरत उसकी झोंपड़ी के दरवाजे में खड़ी थी। सारंग ने पूछा, बेटी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? शकुंतला झोंपड़ी के अंदर आ गई। बाबा दरवाजा बंद कर लो, सब कुछ बताती हूँ। सारंग ने दरवाजा बंद कर लिया। अंदर कोने में मछलियां पकड़ने के जाल पड़े थे। जमीन पर सूखी घास बिछी थी जिस पर सारंग सो रहा था। शकुंतला घास पर सारंग बाबा के पास बैठी थी। सारंग ने कहा, अब बताओ बेटी तुम कहाँ से आ रही हो? तुम्हारा सांस भी फूला है और तुम्हारे बालों में जंगल के पत्ते अटके हैं। क्या तुम जंगल में से भाग कर आई हो? शकुंतला ने कहा, हाँ बाबा। और फिर उसने रुमाल में से बूढ़े की दी हुई अंगूठी निकालकर सारंग के हाथ पर रख दी। सारंग ने अंगूठी को गौर से देखकर और मुस्कुराकर कहा, यह तो मेरे बड़े गहरे दोस्त की अंगूठी है। क्या वो चला गया? शकुंतला ने कहा, हाँ बाबा वो चला गया। उनका जहाज यहाँ से कूच कर गया। सारंग बोला, क्या तुम शकुंतला हो? शकुंतला बोली, हाँ, मगर आपको मेरे नाम का कैसे इल्म हुआ? सारंग ने कहा, मेरा दोस्त मुझे तुम्हारे बारे में सब बता गया था। उसने मुझे बताया था कि तुम एक शरीफ और नेक खानदान की लड़की हो, मगर किस्मत के चक्कर में फंसकर मौशे के महल में लौंडी बना दी गई हो। मुझे मालूम था कि तुम एक ना एक दिन इस जालिम के जहल से भागकर मेरे पास जरूर आओगी। बहरहाल मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ पहुँच गई। शकुंतला ने कहा, लेकिन सारंग बाबा मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप पर कोई मुसीबत आए, क्योंकि मेरे फरार होने के बाद मौशे स्मगलर पागल हो जाएगा। सुबह को जब उसे पता चलेगा कि मैं गायब हो गई हूँ तो उसके आदमी इस जजीरे का चप्पा चप्पा छान मारेंगे। वो ज़रूर इस झोंपड़ी में आएंगे। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मेरे साथ साथ आप पर भी क़यामत टूट पड़ेगी। सारंग बाबा ने कहा, बेटी जब मैंने अपने दोस्त से वादा कर लिया था कि मैं तुम्हें हर मुमकिन मदद करूंगा तो फिर मुसीबतों से क्या डरना, जो होगा देखा जाएगा। शकुंतला ने कहा, बाबा मैं नहीं जानती कि मेरी वजह से आपकी जान खतरे में पड़े, मैं भी पकड़ी जाऊं और आपको भी मौशे स्मगलर के आदमी जान से मार डालें। हमें कोई ऐसी तरकीब सोचनी पड़ेगी कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी बिना टूटने पाए। सारंग बाबा ने कहा, बेटी फिर इसकी तरकीब एक ही है। शकुंतला ने पूछा, वो क्या बाबा? सारंग ने कहा कि मेरी झोंपड़ी के पीछे जो नीली चट्टान है उसके अंदर एक छोटा सा गार है जिसके बारे में किसी को भी इल्म नहीं। कम से कम मैंने कभी किसी को उसके अंदर जाते नहीं देखा। उस गार के मुंह पर जंगली झाड़ियाँ उगी हैं। अगर तुम पसंद करो तो दिन के वक्त उसमें जाकर छुप सकती हो। वहाँ तुम्हें खाना पहुँचा दिया करूँगा। वैसे मैं पत्थर लाकर गार के मुंह के आगे भी चुन दूंगा ताकि किसी को शक ही ना पड़े कि उसके अंदर कोई इंसान रहता है। शकुंतला ने कहा, मैं गार के अंदर रहने पर तैयार हूँ, मगर बाबा आखिर मैं कब तक उस गार के अंदर पड़ी रहूँगी? क्या यहाँ से फरार होने की कोई तरकीब नहीं की जा सकती? तुम्हारा मतलब है इस जजीरे से फरार होने की तरकीब? हाँ बाबा। सारंग बाबा सोच में पड़ गया और फिर सर उठाकर बोला, बेटी ये काम बड़ा मुश्किल है। मैं तुम्हें ना किसी तरह एक कश्ती पर सवार करवा कर यहाँ से भगा सकता हूँ, मगर तुम इतने बड़े समंदर में कहाँ जाओगी? समंदर बड़ा खूनखार है, तुम अकेली नाजुक औरत हो। समंदर में शार्क मछलियाँ भी हैं, तूफान भी आते हैं, तुम क्या करोगी? और फिर यहाँ आसपास कोई जजीरा भी नहीं, हज़ारों मील तक समंदर ही समंदर है। तुम एक छोटी सी कश्ती पर ज़्यादा दिन तक भूखी प्यासी जिंदा ना रह सकोगी। शकुंतला ने मायूसी से कहा, तो बाबा क्या मैं ज़िंदगी भर अपने खाविंद और मासूम बच्चे से मिल ना पाऊंगी? सारंग बाबा का दिल दहल गया। कहने लगा, बेटी घबराओ नहीं, खुदा तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करेगा। इस जजीरे पर कभी कभी कोई मुसाफिर जहाज़ भी खुराक पानी लेने निकल आता है। ऐसा जहाज़ जब आया तो मैं तुम्हें उसमें सवार करा दूंगा। शकुंतला ने सर झुका दिया। उसे पहली बार अपना मुस्तकबिल तारीक नजर आने लगा था। सारंग बाबा ने उसे सो जाने के लिए और खुद भी झोंपड़ी के एक तरफ होकर सो गया। शकुंतला सूखी घास पर लेट गई। उसे नींद नहीं आ रही थी। यूं महसूस हो रहा था जैसे वो पत्थर दिल समंदर की चार दीवारी में हमेशा हमेशा के लिए कैद होकर रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। शकुंतला को हम सारंग बाबा की झोंपड़ी में छोड़ते हैं। अब हम जरा जापान की खबर लेते हैं, जहाँ क्यूशू की बंदरगाह के शहर में नाग और मारिया शाही महल में जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये दोनों उस महल में अंबर के इंतजार में बैठे थे। उन्हें वहाँ रहते हुए 1 साल बीत गया। अंबर वापस ना आया तो एक रोज़ मारिया ने नाग से कहा, नाग भाई मेरा ख्याल है कि अब हमें यहाँ से वापस हिंदुस्तान की तरफ कूच कर जाना चाहिए। अंबर भाई का इंतज़ार अब फजूल है, वो उधर ज़रूर हिंदुस्तान में ही होगा, वो ज़रूर हिंदुस्तान में ही हमें मिल जाएगा। नाग ने कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अब यहाँ रहते हुए बहुत वक्त गुजर गया, अंबर यहाँ नहीं आएगा।
अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मारिया तो क्यूशो के बादशाह से बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो तो किसी को नजर ही नहीं आती थी। वो एक बरस से शाही महल में गायब हालत में रह रही थी। नाग सबको दिखाई देता था, चुनाचे उसने बादशाह से जाकर अपने दिल का हाल बयान किया कि अब वो वहां से वापस हिंदुस्तान जाना चाहते हैं। बादशाह ने कहा, मेरे बच्चे, ये तुम्हारा अपना महल है, तुम चाहो तो सारी उम्र यहाँ रह सकते हो, लेकिन अंबर बेटा खुदा जाने कहाँ है, उसका मुझे भी इंतजार है। अगर तुमने वापस जाने का फैसला कर लिया है तो ठीक है, मैं तुम्हें रोकने वाला कौन होता हूँ। तुम तैयारी कर लो, मैं तुम्हारे लिए शाही जहाज का बंदोबस्त किए देता हूँ। तुम लोग उस जहाज में बैठकर वापस हिंदुस्तान जा सकते हो। ये मेरा खास जहाज होगा, तुम्हें हिंदुस्तान छोड़कर वापस आ जाएगा। नाग ने कहा, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ बादशाह सलामत कि आप मेरे लिए इतनी तकलीफ उठा रहे हैं। बादशाह ने कहा, कोई तकलीफ नहीं बेटा, ये तो मेरा फर्ज है। तुम लोगों ने मेरे बेटे की जान बचाकर मुझ पर जो एहसान किया, मैं उसका बदला कभी नहीं चुका सकता। नाग ने मारिया को जाकर ये खुशखबरी सुनाई कि बादशाह ने उनके सफ़र के लिए एक खास बहरी जहाज़ का बंदोबस्त कर दिया है। वक्त मुकर्ररा पर नाग और मारिया जहाज़ पर सवार हो गए। ये एक छोटा मगर बड़ा मजबूत शाही जहाज़ था, जिसके मस्तूलों और पैंदे पर सुनहरी रंग फेरा था। उस जहाज़ को शाही गुलाम चला रहे थे। बादशाह और शहजादा खुद समंदर के किनारे उन्हें छोड़ने आए। मारिया चूंकि किसी को नजर नहीं आ रही थी, इसलिए वो तो पहले ही जहाज पर सवार हो गई। उसके बाद नाग और बादशाह और शहजादे से मिलकर जहाज पर सवार हो गया। जहाज के बादबान खुल गए और वो खुले समंदर में बड़ी तेजी से अपनी मंजिल की तरफ सफर करने लगा। 2-3 दिनों के सफर के बाद वो समंदर के उस इलाके में पहुंच गए जहां पानी के अंदर बड़ी बड़ी भयानक चट्टानें थीं, मगर शाही बजरे के तजर्बाकार मल्ला उसे बड़े आसानी से निकाल कर ले गए। उधर ये शाही बजरा नाग और मारिया को लेकर आगे बढ़ रहा था। इधर समुद्री डाकुओं का जहाज शिवाजी ठग को लेकर जापान की तरफ बढ़ रहा था। उनके पीछे अंबर एक तिजारती जहाज में सवार जापान की तरफ सफर कर रहा था। बहरी डाकुओं का जहाज एक चमकीली सुबह को समंदर में चला जा रहा था। शिवाजी ठग, उसके 3 और दूसरे डाकू और कप्तान जहाज के अर्शे पर आराम से बैठे नाश्ता कर रहे थे कि जहाज के ऊंचे मस्तूल पर चढ़े हुए एक बहरी डाकू ने ऊपर ही से आवाज लगाई, शिकार शिकार। इस लफ्ज के साथ ही समुद्री डाकुओं में खुशी की लहर दौड़ गई। शिकार का मतलब ये था कि कोई तिजारती जहाज बहरी डाकुओं के जहाज की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। कप्तान ने ऐलान किया, जहाज आ रहा है, उस पर हमले के लिए तैयार हो जाओ। समुद्री डाकुओं ने सरों पर लाल पीले नीले रुमाल बांध लिए और तलवारें, खंजर और नेज़े संभाल लिए और अर्शे पर आकर जमा हो गए। उनका हमला करने का तरीका ये था कि वो तिजारती जहाज़ों पर रस्सों की मदद से छलांग लगा देते और मुसाफिरों का कत्लेआम शुरू कर देते थे। फिर वो जहाज़ को अपने कब्जे में कर लेते और सारा माल लूटकर अपने जहाज़ पर ले आते और तिजारती जहाज़ को आग लगाकर खुले समंदर में जलने के लिए छोड़ देते। कप्तान ने शिवाजी से कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि एक जहाज़ मिल गया। मैं तो सोच रहा था कि जापान तक का सफ़र यूं ही बेकार जाएगा, मगर कुदरत ने एक गर्मा गर्म शिकार हमारी तरफ रवाना कर दिया। शिवाजी ठग भी खुश था, कहने लगा, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आप जैसे तजुर्बाकार कप्तान के साथ एक जहाज़ को लुटते और मुसाफिरों को कत्ल होते हुए देखूंगा। कप्तान ने हवा में तलवार का वार करते हुए कहा, मैं तो दुश्मन को गाजर मूली की तरह काट कर रख दूंगा। इतने में एक डाकू ने मस्तूल पर से आवाज़ लगाई, कप्तान जी, ये कोई शाही जहाज़ मालूम होता है। कप्तान बोला, हैं शाही जहाज़? ये तो हमारी खुशकिस्मती है, इस पर तो शाही खजाना लदा होगा। शिवाजी बोला, लेकिन कप्तान, इसमें फौज भी तो हो सकती है। कप्तान कहका लगाकर हंस पड़ा, अरे शाही फौजी तो मोटी बतखें होती हैं, वो हम बहादुर डाकुओं का क्या मुकाबला कर सकती हैं भला। तुम अपनी आंखों से देख लिया कि मेरे बहादुर डाकू उनका क्या हशर करते हैं। थोड़ी देर में जापान का शाही बजरा उबर कर समंदर की लहरों पर आ गया। उस पर नाग और मारिया सफर कर रहे थे। उनके अलावा कोई 50 के करीब गुलाम और एक कप्तान था। शाही बजरे ने भी कप्तान दूर एक जहाज के सफ़ेद बादबानों को देखा और नाग से कहा, कोई तिजारती जहाज मालूम होता है, हिंदुस्तान से चलकर क्यूशो की तरफ सफर कर रहा है। नाग भी गौर से जहाज को देखने लगा, जो दम बदम उनके करीब आ रहा था। फिर अचानक शाही कप्तान ने खौफजदा होकर कहा, हाय मारे गए। नाग ने पूछा, क्या हुआ कप्तान साहब? शाही कप्तान ने कहा, यह तो समंदरी कज़ाकों का जहाज है। नाग ने जहाज की तरफ देखा। मारिया भी गायब हालत में उसके पास खड़ी जहाज की तरफ देख रही थी। बहरी डाकुओं ने उस वक्त तक जहाज पर अपना खौफनाक खोपड़ी वाला हड्डियों वाला झंडा लहरा दिया था। ये इस बात का ऐलान था कि हम हमला करने वाले हैं, अगर तुम अपना बचाव कर सकते हो तो कर लो। मगर शाही जहाज का कप्तान बिल्कुल गाय साबित हुआ। समुद्री डाकुओं के झंडे को देखते ही उसका रंग जर्द हो गया। उस पर मर्दनी छा गई और अर्शे पर बैठते हुए बोला, भाई साहब, अब हमें कोई ताकत समुद्री डाकुओं के हाथों मौत से नहीं बचा सकती। अब हम मारे गए, समझो। बस 2-4 जिंदगी के जो सांस बाकी रह गए थे उनका मजा ले लो। नाग ने उसे हौसला देते हुए कहा, कप्तान साहब, आप तो बहुत बहादुर होना चाहिए आपको। डरना तो हमें चाहिए, मगर आप पर लर्जा तारी हो गया। शाही कप्तान बोला, मियाँ, तुम कभी बहरी डाकुओं से पाला नहीं पड़ा। उन जैसे जालिम लोग इस दुनिया में कहीं नहीं।
یہ تو مسافروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر پھینکتے چلے جاتے ہیں۔ ماریا کی بے اختیار ہنسی نکل گئی۔ کپتان نے جو ایک عورت کو ہنستے ہوئے سنا تو ڈرتے ہوئے بولا، یہ عورت کہاں سے آ گئی؟ یہ ہنسی کی آواز کیسی تھی؟ یہاں تو کوئی بھی عورت نہیں، یہ ضرور کوئی چڑیل ہے جو ہماری موت بن کر جہاز پر آئی ہے۔ ناگ نے کہا، کپتان اگر تم نے ڈرنا ہی ہے تو نیچے جا کر بیٹھ جاؤ اور باقی غلاموں کے حوصلے پست نہ کرو۔ اب سمندری ڈاکوؤں کا جہاز بہت قریب آ گیا تھا، اتنا قریب کہ اس کے عرشے پر کھڑی بحری ڈاکوؤں کے خوفناک چہرے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ناگ نے غلاموں سے کہا کہ وہ بہادری سے مقابلہ کریں۔ ڈاکو بزدل ہوتا ہے، وہ ہمارا مقابلہ نہ کر سکے گا۔ اس کے سامنے دیوار بن کر ڈٹ جاؤ، وہ بھاگ جائے گا، ہم اسے بھگا دیں گے، تم فکر نہ کرو، گھبرانا ہرگز نہیں، خدا کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، آسمان سے غیبی مدد آئے گی۔ مگر سب غلاموں کے چہرے اترے ہوئے تھے، ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، ان کے رنگ زرد ہو چکے تھے۔ اب بحری ڈاکوؤں کا جہاز سامنے آ گیا۔ بحری ڈاکوؤں نے رسوں کو تھام کر بھیانک چیخیں ماری اور اچھل کر تلواریں ہاتھ میں لیے شاہی بجرے میں چھلانگیں لگا دی۔ انہوں نے آتے ہی غلاموں کو کاٹ کاٹ کر مارنا شروع کر دیا، وہ تو بیچارے اپنے آپ تلواروں کے آگے گر رہے تھے۔ ناگ بھاگ کر بجرے کے اوپر چلا گیا۔ ماریا نے ایک تلوار ہاتھ میں لے لی اور غائبی حالت میں ہی ڈاکوؤں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے 10-12 ڈاکوؤں کی گردنیں بالکل صاف اڑا دی۔ عرشے پر کھڑے اور شیوا جی بڑے حیران ہو رہے تھے کہ یہ ڈاکوؤں کی گردنیں اپنے آپ کیسے اڑتی جا رہی ہیں۔ ادھر ناگ نے جہاز کے اوپر چڑھ کر آنکھیں بند کی اور ہاتھ اوپر اٹھا کر جو زور سے جھٹکا تو کتنے ہی سانپ اس کے ہاتھوں سے نکل کر بحری ڈاکوؤں کی طرف بڑھے۔ ان میں کوہرام مچ گیا، مگر سانپوں نے دیکھتے ہی دیکھتے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ سانپ اس قدر زہریلے تھے کہ ڈاکوؤں کو ڈستے ہی موت کی نیند سلا دیا۔ شیوا جی کے تینوں ٹھگ بھی مارے گئے۔ اب صرف شیوا جی اور ڈاکوؤں کا کپتان اور 2 ڈاکو رہ گئے جو جہاز پر کھڑے لڑائی دیکھ رہے تھے۔ ناگ نے رسی کو پکڑا اور لٹک کر کپتان کے جہاز پر گیا۔ ماریا بھی اس کے ساتھ ہی ڈاکوؤں کے جہاز پر آ گئی۔ شیوا جی اور کپتان نے تلواریں نکال کر ناگ پر حملہ کر دیا۔ کیونکہ انہیں صرف ناگ نظر آ رہا تھا، ماریا تو انہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ویسے بھی وہ ایک دم خالی رسی کو اچھل کر شاہی بجرے سے اپنے جہاز پر آتے دیکھ کر بے حد حیران ہوئے تھے، مگر وہ وقت حیرانی کا نہیں تھا۔ دشمن ان کے جہاز پر آ چکا تھا، ایک ایسا دشمن جس نے اپنی جادوگری کے زور پر ان کے سارے ڈاکو موت کے گھاٹ اتار دیے۔ کپتان ناگ کی طرف بڑھا، وہ ناگ کو ایک زبردست جادوگر سمجھ رہا تھا جس کی جادوگری نے اس کے سارے ساتھیوں کو ختم کر کے رکھ دیا۔ اگرچہ ناگ کے شاہی بجرے کے بھی سارے آدمی مارے گئے تھے۔ جو ہی کپتان تلوار لہرا کر ناگ کی طرف بڑھا، ناگ لپک کر لکڑی کی دیوار کی اوٹ میں ہو گیا۔ شیوا جی ٹھگ بھی اس کی طرف حملہ کرنے کے لیے لپکا۔ ناگ نے سانس کی پھنکار ماری اور غائب ہو کر سانپ بن گیا۔ سانپ کے روپ میں آ کر ناگ ایک جگہ چھپ گیا۔ اب جہاز پر ماریا کے ساتھ ساتھ ناگ بھی غائب ہو چکا تھا۔ کپتان، ڈاکو اور شیوا جی بڑے حیران ہوئے کہ ابھی ابھی تو ان کا دشمن وہاں موجود تھا، پھر وہ کہاں چلا گیا۔ انہوں نے تلواریں لے کر جہاز کا کونا کونا چھان مارا، مگر ناگ انہیں کہیں نہ ملا۔ کپتان نے شیوا جی ٹھگ سے کہا، میں زندگی میں پہلی بار ایسی جادوگری دیکھ رہا ہوں کہ ایک جیتا جاگتا انسان غائب ہو گیا ہے، ہمارے دیکھتے دیکھتے غائب ہو گیا۔ شیوا جی ٹھگ بولا، میرا خیال ہے یہ کیوشو کے بادشاہ کا شاہی جادوگر تھا جو ہندوستان کی طرف سفر کر رہا تھا۔ ہم نے اس سے لڑائی مول لے کر سخت غلطی کی، اب ہم اپنی غلطی کی سزا بھگت رہے ہیں۔ کپتان غرا کر بولا، اس جادوگر نے میرے بہترین ساتھیوں کو ہلاک کیا، میں اس سے انتقام لوں گا، میں اس کے شاہی بیڑے کو آگ لگا دوں گا۔ چنانچہ کپتان نے بہت سے کپڑوں کو رال میں بھگو کر آگ لگائی اور ناگ کے شاہی بجرے میں پھینک دیا۔ شاہی بجرے میں غلاموں اور ڈاکوؤں کی لاشیں بھی پڑی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس میں آگ لگ گئی، شعلے آسمان کو چھونے لگے اور سارے کا سارا لکڑی کا جہاز جل کر سمندر میں غرق ہو گیا۔ کپتان نے کہکا لگا کر کہا، اب میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا، مگر میرا ابھی اصلی دشمن باقی ہے، ابھی اس سے بدلہ لینا ہے، اگر وہ میرے سامنے آ جائے تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ٹھیک اسی وقت ناگ کپتان کے قریبی لکڑی کے صندوقوں کے درمیان سانپ بن کر چھپا اس کی ساری باتیں سن رہا تھا، اور ماریا کپتان کے بالکل پیچھے تلوار لیے کھڑی تھی۔ ناگ نے زور سے سیٹی بجائی، ماریا نے سانپ کو دیکھ لیا۔ سیٹی کی آواز سن کر کپتان اور شیوا جی نے چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ شیوا جی ٹھگ نے کہا، یہ تو سانپ کی آواز تھی۔ کپتان بولا، ہاں یہ سانپ کی آواز تھی۔ کپتان نے گھبرا کر پیچھے دیکھا، مگر اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کے پیچھے ماریا تلوار ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ ماریا نے سانپ کا اشارہ پاتے ہی تلوار کا ایک ہاتھ مارا اور کپتان کا کندھا سینے تک کٹ گیا۔ وہ لڑکھڑا کر جہاز کے عرشے پر گرا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ شیوا جی ٹھگ ڈر کر دور بھاگ گیا۔ کپتان کے جسم سے خون بہ رہا تھا، اس نے آواز دے کر پکارا، شیوا جی میری مدد کرو، جادوگر نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ اس پر ماریا نے کہا، بدبخت ڈاکو، تجھے تیرے ظلم کا بدلہ مل رہا ہے، تو نے آج تک سینکڑوں بے گناہ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، آج تو خود موت کی آغوش میں جا رہا ہے۔ یاد رکھ، ظالم کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا، جو دوسروں کے لیے گڑھا کھوتا ہے وہ پہلے خود اس میں گرتا ہے۔
کپتان چکر کھا گیا کہ یہ عورت کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اس کے سامنے کوئی عورت نہیں کھڑی تھی۔ اس کی حالت خراب ہونے لگی۔ کندھے پر تلوار کا زخم گہرا لگا تھا اور خون برابر بہے چلا جا رہا تھا۔ اس نے کمزور آواز میں کہا، تم کون ہو؟ کہاں سے بول رہی ہو؟ کیا تم جن ہو یا چڑیل ہو، بھوت ہو؟ ماریا نے کہا، میں نہ تو کوئی جن ہوں نہ بھوت، میں صرف تمہاری موت ہوں، جو ان بے گناہوں کا بدلہ لینے کے لیے آئی ہوں جن کو تم نے اور تمہارے ڈاکوؤں نے لوٹ کر ہلاک کر دیا۔ اب اپنی موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کپتان نے کہا، کیا تم مجھے معاف نہیں کرو گی؟ ماریا نے کہا، موت کسی کو معاف نہیں کیا کرتی۔ یہ اگر غریبوں کو آتی ہے تو ظالموں اور بادشاہوں کو بھی ایک دن اپنے پنجے میں دبوچ لیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ماریا نے تلوار کا ایک اور وار کیا اور کپتان کی گردن کٹ کر عرشے کے تخت پر گری اور لڑکتی ہوئی سمندر میں گر گئی۔ ظالم کپتان ڈاکو کی لاش وہیں تھوڑی دیر تڑپی اور پھر ٹھنڈی ہو گئی۔ شیواجی ٹھگ دور کھڑا یہ بھیانک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پہلے تو یہ دیکھا کہ کپتان کے کندھے پر خدا جانے کہاں سے تلوار لگی اور وہ نیچے کٹ کر گر گیا۔ پھر اس نے کپتان کو کسی کے ساتھ باتیں کرتے سنا۔ اس نے جواب میں عورت کی آواز بھی سنی جو اسے دکھائی نہ دی۔ پھر شیواجی نے دیکھا کہ کپتان کی گردن خود بخود اس کے جسم سے علیحدہ ہو کر لڑکتی ہوئی سمندر میں جا پڑی۔ وہ تو دہشت سے پیلا پڑ گیا۔ تو کیا جہاز پر کسی آسیب نے قبضہ کر لیا تھا؟ شیواجی ٹھگ اس گھڑی کو کوسنے لگا جب اس نے اس جہاز پر قدم رکھا تھا۔ کاش وہ اس جہاز پر کبھی سفر نہ کرتا، کاش وہ اس سفر پر کبھی گھر سے نہ نکلتا۔ تو کیا اس نے شکنتلا کے ساتھ جو ظلم کیا تھا قدرت نے اس سے بدلہ لیا تھا؟ کاش وہ شکنتلا کو خرید کر کبھی فروخت نہ کرتا۔ آخر وہ کسی کی بہن تھی، کسی کی بیٹی تھی اور کسی بچے کی ماں تھی۔ شیوا ٹھگ اپنے کیے پر پچھتا رہا تھا اور ماریا ناگ سے کہہ رہی تھی، ناگ بھائی، وہ جو سامنے ایک ڈاکو بیٹھا ہے اس کا کیا کریں؟ ناگ نے کہا، ماریا بہن، یہ بھی ڈاکوؤں کا ساتھی ہے، اسے ہلاک کرنا چاہیے۔ ماریا نے کہا، لیکن پہلے سے یہ پتہ کرو کہ یہ جہاز کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا تھا۔ ہو سکتا ہے اس شخص سے ہمیں امبر کا کچھ پتہ چل جائے۔ ہاں، یہ تمہارا خیال ٹھیک ہے، چلو اس سے چل کر پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے اور جہاز کدھر سے آ رہا ہے۔ تم جا کر اس سے بات کرو، میں بعد میں آؤں گا۔ ماریا کے ہاتھ میں تلوار ابھی تک پکڑی ہوئی تھی۔ وہ جہاز کے عرشے پر قدم قدم چلتی شیوا ٹھگ کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ جہاز کے بادبان لپیٹ دیے گئے تھے۔ وہ سمندر میں ایک ہی جگہ کھڑا جھوم رہا تھا۔ شیواجی ٹھگ نے عرشے پر کسی کے قدموں کی آواز سنی تو چوکنا ہو گیا۔ اس نے تلوار لہرا کر پوچھا، کون ہے؟ خبردار آگے مت آنا، نہیں تو ہلاک کر دوں گا۔ ماریا کو سخت غصہ آ گیا کہ یہ کس قدر ضدی اور کمینہ شخص ہے کہ اپنے ساتھی کو قتل ہوتے دیکھ چکا ہے پھر بھی اکڑ پن دکھا رہا ہے۔ ماریا نے اس کی تلوار پر زور سے تلوار ماری۔ شیوا ٹھگ کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر دور جا گری۔ وہ تلوار اٹھانے کو آگے بڑھا تو ماریا نے اس کی پیٹھ پر ایک زوردار لات ماری۔ وہ اوندے منہ فرش پر گر پڑا۔ ماریا نے پاؤں کی ٹھوکر سے تلوار کو سمندر میں گرا دیا۔ شیوا ٹھگ اٹھ کر بیٹھ گیا اور سہمی ہوئی نظروں سے ارد گرد دیکھنے لگا۔ اسے احساس ہو گیا کہ آسیب قریب ہے۔ ماریا نے گرج کر کہا، تم کون ہو، کہاں سے آ رہے ہو؟ شیواجی ٹھگ نے کہا، میرا نام شیوا ٹھگ ہے، میں ملک ہندوستان سے آ رہا ہوں۔ ماریا نے پوچھا، تم جاپان کیا کرنے جا رہے تھے؟ شیوا ٹھگ بولا، میں لونڈیوں اور غلاموں کی خرید و فروخت کا دھندا کرتا ہوں۔ میں لونڈی خرید کر جاپان جا رہا تھا کہ اس جہاز پر مصیبت نازل ہو گئی۔ ماریا نے کہا، ناگ بھائی سامنے آ جاؤ۔ ناگ سانپ کے روپ میں سامنے آ کر اپنا پھن پھیلا کر شیوا ٹھگ کے سامنے جھومنے لگا۔ اس نے ڈرتے ہوئے کہا، یہ سانپ کہاں سے آ گیا؟ ماریا نے کہا، یہ سانپ تمہاری موت بن کر آیا ہے۔ تم نے سینکڑوں گھروں کو برباد کیا، تم نے سینکڑوں عورتوں کو اغوا کر کے دوسرے ملکوں میں بیچ دیا، کئی بچوں کو ان کی ماؤں سے اور کئی ماؤں کو ان کے بچوں سے محروم کیا۔ تمہاری سزا بڑی سخت ہوگی۔ تمہیں پہلے یہ سانپ ڈسے گا، پھر میں اپنی تلوار سے تمہاری بوٹی بوٹی الگ کر دوں گی۔ شیواجی کی مکار آنکھوں نے دیکھا کہ اس کے پاس ہی تختے پر ایک لکڑی کا ڈنڈا پڑا تھا۔ اس نے لپک کر وہ ڈنڈا اٹھایا اور سانپ پر حملہ کر دیا۔ اگر ناگ تیزی سے دوسری طرف نہ ہٹ جاتا تو ڈنڈا اس کی کمر میں پڑ چکا تھا، ناگ کے 2 ٹکڑے ہو جاتے۔ ناگ زور سے پھنکارا، غصے سے اس کے منہ میں جھاگ آ گیا۔ ماریا کا رنگ بھی غصے سے لال ہو گیا۔ ماریا نے تلوار کی نوک شیوا ٹھگ کی گردن پر رکھ دی اور کہا، مکار انسان، اب بتاؤ تم ہم سے بچ کر کہاں جاؤ گے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ظلم کرنے والے آدمی پر ظلم کی آہ کبھی نہیں پڑتی؟ کیا ظالم شخص عیش و عشرت میں ہی زندگی بسر کرتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ اس سے اس کے ایک ایک ظلم کا حساب لیا جاتا ہے۔ پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ کسی پر ظلم کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، مگر پھر پچھتانے سے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ ناگ بھی پھنکار مار کر انسان کے روپ میں شیوا ٹھگ کے سامنے آ گیا۔ اس نے تلوار ہاتھ میں لی۔ شیواجی ٹھگ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ ایک سانپ پھنکار مار کر انسان کے روپ میں بدل گیا۔ اس نے جو کچھ دیکھ رہا تھا اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے تو غش آتے آتے رہ گیا۔ وہ اگرچہ بڑا ظالم آدمی تھا مگر وہم پرست بھی تھا۔ وہ لوگوں کو قتل کر سکتا تھا مگر سانپ کو انسان بنتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے پوچھا، یہ کیسے ہو گیا کہ سانپ انسان
के रूप में आ गया। क्या तुम सांप देवता हो? क्या तुम नाग देवता हो? नाग ने कहा, मैं नाग देवता हूँ और तुम्हारी मौत का पैगाम लेकर आया हूँ। ये बताओ कि तुमने कैसे नौजवान को कहीं देखा जो कभी नहीं मरता, जिसका रंग साफ है और आंखों में बेपनाह कशिश है, जिसके जिस्म पर कोई जख्म नहीं लगता, जिसके जिस्म से कोई खून नहीं बहता। शिवा ठग नाग का मुंह देख रहा था कि वो किस आदमी के बारे में क्या कह रहा है। उसने कहा, नहीं, मैंने हिंदुस्तान के मुल्क में ऐसे किसी आदमी को नहीं देखा। मगर वो कौन है? तुम्हारा क्या लगता है? नाग ने कहा, वो मेरा भाई है। लेकिन तुम कौन हो मुझसे पूछने वाले? तुम अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम किस तरह मरना पसंद करोगे? क्या मैं तलवार से तुम्हारी गर्दन उड़ाऊं या सांप बनकर तुम्हारे जिस्म में जहर दाखिल कर दूं? शिवाजी ने कहा, अगर तुम मुझे माफ कर दो तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारी खिदमत करते करते गुजार दूंगा। नाग ने कहा, दुश्मन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। दुश्मन काबू में आ जाए तो फिर उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसे उसी वक्त खत्म कर देना चाहिए ताकि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। मारिया ने कहा, नाग भाई, इसने औरतों पर जुल्म किए हैं, ये मेरा शिकार है। इसे औरतों और मजलूम बच्चों का मैं बदला लूंगी। नाग ने कहा, बहुत अच्छा मारिया, इससे तुम ही बदला लो। शिवाजी ने यह बातें सुनी तो अर्शे पर से उठकर दौड़ा और उसने समंदर में छलांग लगा दी। नाग और मारिया उसे देखते रह गए। कमबख्त समंदर में भला कहाँ बचेगा। इसे समंदर की मौत ज्यादा पसंद थी। उन्होंने उससे सैकड़ों बेगुनाह औरतों और बच्चों का बदला ले लिया था। नाग ने डाकू कप्तान की लाश भी उठाकर समंदर में फेंक दी। अब वो बहरी डाकुओं के जहाज पर अकेले रह गए। वो इस जहाज के मालिक थे, जिसके मालिक ने करीबन सैकड़ों जहाज़ों को लूटकर उनके मुसाफिरों को कत्ल कर दिया था और जहाज़ों को आग लगा दी थी। मारिया ने कहा, नाग भाई, सबसे पहले तो हमें इस जहाज़ के बादबान खोलने चाहिए ताकि ये किसी तरफ को रवाना तो हो, फिर इसका रुख मोड़कर हिंदुस्तान की तरफ करना है। नाग ने कहा, हाँ मारिया बहन, तुम ठीक कहती हो। नाग जहाज़ के मस्तूल पर चढ़ गया और उसने उसके सारे बादबानों की रस्सियाँ खींच दी और उन्हें खोल दिया। बादबानों में हवा भर गई और जहाज़ एक तरफ को चलना शुरू हो गया। नाग ने सबसे पहला काम यह किया कि नीचे कैबिन में जाकर चमड़े का वो नक्शा देखा जो मेज़ पर फैला हुआ था। वो ये मालूम करना चाहता था कि जहाज़ का रुख किस तरफ है। उसने कुतुबनुमा पर नज़र डाली तो पता चला कि जहाज़ का रुख जनूब मशरकी तरफ है। ये रुख दोबारा जापान की तरफ था। उसने मारिया से कहा, अगर जहाज़ इसी रुख पर चलता रहा तो हम एक बार फिर जापान पहुंच जाएंगे। मारिया ने कहा, तो फिर क्या किया जाए? जहाज़ का रुख शुमाल की तरफ मोड़ना होगा। वो कुतुबनुमा लेकर ऊपर जहाज़ के अर्शे पर आ गया। उसने चरखी को घुमाना शुरू कर दिया। चरखी के घूमते ही जहाज़ का रुख शुमाल मगरिब की तरफ होना शुरू हो गया। थोड़ी सी कोशिश के बाद जहाज़ अब ठीक सिमत पर चल रहा था। अब नाग और मारिया ने नीचे जाकर जहाज़ के तहखाने का मुआयना किया। यहाँ कई एक संदूक थे जो ज़रो जवाहरात से भरे हुए थे। ये सारी दौलत डाकुओं ने मुख्तलिफ तजारती जहाज़ों से लूट लूट कर जमा की थी। एक तरफ रेशमी कपड़ों का ढेर लगा था, जहाँ के बावर्ची खाने में खुराक का इतना बड़ा ज़ख़ीरा था कि वो उनके लिए 1 साल के लिए काफ़ी था। नाग और मारिया जहाज़ के ऊपर अर्शे पर आ गए। मारिया ने कहा, अगर हम इसी तरह सफ़र करते रहे तो क्या ख्याल है? नाग भाई, हम कब तक मुल्क हिंदुस्तान के साहिल पर पहुँच जाएंगे? नाग ने कहा, मेरा अंदाज़ा है कि 1 महीने के अंदर अंदर हमें हिंदुस्तान के साहिल पर पहुँच जाना चाहिए। वैसे तूफ़ानों और बारिशों का मौसम शुरू ही होने वाला है। अगर किसी तूफ़ान ने रास्ते में आन लिया तो बड़ी मुश्किल आन पड़ेगी। खुदा ना करे कि तूफ़ान आए। अब हम आपको बताते हैं कि सूरत हाल क्या थी। सूरत हाल ये थी कि नाग और मारिया बहरी डाकुओं के खाली जहाज़ पर अकेले हिंदुस्तान की तरफ समंदर में सफ़र कर रहे थे। उधर अंबर एक तजारती जहाज़ में मुल्क हिंदुस्तान से जापान की तरफ सफ़र कर रहा था। दूसरी तरफ शकुंतला मार्शी जजीरे पर सारंग बाबा की झोंपड़ी के पास नीली चट्टान की गार में पनाह लिए हुई थी। वह स्मगलरों के बादशाह के महल से भागकर वहां आ गई थी। सारंग बाबा ने उसे पनाह दे रखी थी और स्मगलरों के बादशाह के आदमी कुत्तों की तरह उसे सारे जजीरे में तलाश करते फिर रहे थे। अब हम अंबर के जहाज़ पर आते हैं। अंबर जिस तजारती जहाज़ में सफ़र कर रहा था वो आधा रास्ता तय कर चुका था। धूप खूब निकली हुई थी, आसमान साफ था, मौसम बड़ा खुशगवार था, बड़ी अच्छी हवा चल रही थी। जहाज़ बड़ी उम्दा रफ्तार के साथ समुद्र में मंजिल की तरफ जा रहा था। इतने अच्छे मौसम में अंबर जहाज़ के अर्शे पर कप्तान के साथ बैठा बातें कर रहा था। कप्तान समंदर में दूर देख रहा था। अचानक उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वो उठकर खड़ा हो गया। अंबर ने पूछा, क्या बात है कप्तान साहब? कप्तान ने कहा, उधर देखो, कोई तिजारती जहाज़ जापान से चला आ रहा है। अंबर ने भी उठकर देखा। समंदर में 2 सफ़ेद फूले हुए बादबानों वाला जहाज़ उनकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। अंबर ने कहा, कप्तान, इसमें हैरानी की कौन सी बात है? आप इतने परेशान क्यों हो गए? कप्तान अभी तक जहाज़ के बादबानों को देख रहा था। कहने लगा, अंबर, जो शय मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे। मुझे इस जहाज़ पर बहरी डाकुओं के जहाज़ का शुबा हो रहा है। क्या कहा? बहरी डाकुओं का जहाज़? जी हाँ, इसके बादबान खास समुद्री डाकुओं के जहाज़ों के बादबान हैं। मुझे मस्तूल पर बहरी डाकुओं का खास हड्डियों और खोपड़ियों का झंडा भी लहराता दिखाई दे रहा है। अंबर भी गौर से जहाज़ को दूर से देखने लगा। अजनबी जहाज़ करीब आ गया। तिजारती जहाज़ ने कप्तान ने जो ही बहरी डाकुओं के जहाज़ पर हड्डियों और खोपड़ियों का खौफनाक झंडा लहराता देखा,
उसने ऊंची आवाज में ऐलान कर दिया कि होशियार हो जाओ, समुद्री डाकुओं का जहाज आ गया है। तिजारती जहाज पर हर तरफ भगदड़ मच गई। मुसाफिर घबरा कर इधर उधर भाग भाग कर छुपने लगे। उन सबों को मालूम था कि अब उनकी खैर नहीं, क्योंकि समुद्री डाकू किसी को माफ नहीं करते। वो सामान लूट लेते हैं, औरतें उठाकर ले जाते हैं और मर्दों को कत्ल कर देते हैं। कप्तान ने अपने मल्लाहों को हुक्म दे दिया कि जहाज को रोक दिया जाए और बहरी डाकुओं से सुलह की कोशिश की जाए। अंबर भी कप्तान के पास ही खड़ा था। कप्तान और दूसरे मल्लाहों का रंग जर्द हो रहा था। उन्हें अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी, मगर एक अजीब बात हो रही थी। बहरी डाकुओं का जहाज अब बहुत करीब आ गया था, लेकिन उसके ऊपर एक भी बहरी डाकू नजर नहीं आ रहा था। वरना आमतौर पर सारे डाकू तिजारती जहाज को देखकर हमले के वक्त तलवारें और खंजर लिए जहाज के ऊपर आ जाया करते। ये बड़ा ही अजीब डाकुओं का जहाज था कि ऊपर सिर्फ एक आदमी कोने में खड़ा दिखाई दे रहा था। कप्तान ने कहा, अंबर, ये कोई बड़ा ही खतरनाक जहाज है। सारे डाकू कहीं छुपे हुए हैं, वो अचानक हम पर हमला कर देंगे। इस जहाज से बचकर निकलना मुश्किल नजर आ रहा है। अंबर ने कहा, घबराओ नहीं, मैं खुद जाकर कप्तान इनसे सुलह की बातचीत करूंगा। अगर वो राह पर ना आए तो उन्हें ऐसा मजा चखाया जाएगा कि सारी उम्र याद रखें। कप्तान ने अंबर से कहा, ए नौजवान, कैसी बेवकूफ़ों जैसी बातें करते हो। भला तुम एक दुबले पतले से नौजवान खूनखार बहरी डाकुओं का मुकाबला कैसे कर सकोगे। अंबर ने कहा, यह वक्त आने पर तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा। बहरी डाकुओं का जहाज करीब आ गया। दोनों जहाज़ों ने लंगर डाल दिए। असल में यह बहरी डाकुओं का जहाज वही था जिसमें नाग और मारिया अकेले सफ़र करते चले आ रहे थे। नाग जहाज के अर्शे पर एक तरफ हटकर खड़ा था, मारिया उसके पास ही थी। नाग ने कहा, कमबख्त, ये तिजारती जहाज कैसा है कि बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। हमसे बड़ी गलती होगी कि हमें डाकुओं का झंडा उतार कर फेंक देना चाहिए था। मारिया कहने लगी, अगर हम ये झंडा उतार कर फेंक देते तो फिर ये जहाज कभी हमारे पास ना आता। ये अब अपने आप को हमारा कैद में समझ रहा है। तिजारती जहाज पर जिन फिर गया था। मुसाफिर छुपे हुए थे, अर्शे पर मल्लाह कांप रहे थे। उन्हें मालूम था कि अभी चीखते चिल्लाते नारे लगाते वो डाकू तलवारें लिए उनके जहाज पर कूद पड़ेंगे और उनका कत्लेआम शुरू कर देंगे। कप्तान और अंबर अर्शे के जंगले के पास खड़े परेशानी और घबराहट के आलम में बहरी डाकुओं के जहाज को देख रहे थे। अंबर ने कहा, जहाज पर कोई भी नहीं। मैं खुद डाकुओं के जहाज पर जाकर पता करता हूँ कि ये डाकू लोग कहाँ छुपे हैं और वो क्या चाहते हैं, उनकी नीयत क्या है। कप्तान ने कहा, बरखुदार, तुम नौजवान हो, अभी तुम्हारी जिंदगी की ज़रूरत है। तुम मौत के मुंह में ना जाओ, तुम जहाज पर ही रहो। डाकू खुद अभी हमारे जहाज पर आएंगे। अंबर ने कहा, नहीं कप्तान, मैं डाकुओं के जहाज पर जरूर जाऊंगा। और अंबर ने ऐसा ही किया। उसने एक रस्से को पकड़ा और झोला सा झूलता हुआ तिजारती जहाज से उछलकर डाकुओं के जहाज पर आ गया। नाग ने दूर से देखा कि एक नौजवान रस्से के साथ लटकता उनके जहाज पर आ गया है और इधर उधर देख रहा है। मारिया ने नाग से कहा, नाग भाई, मुझे तो ये अंबर लग रहा है। नाग ने चौंक कर कहा, क्या कह रही हो मारिया बहन। हाँ नाग भाई, ये अंबर है। और फिर मारिया ने जोर से आवाज दी, अंबर भाई। नाग भी उसकी तरफ हाथ फैलाकर लपका, अंबर मेरे भाई। अंबर ने नाग और मारिया की आवाज़ें पहचान ली। वो बड़ा हैरान हुआ कि बहरी डाकुओं के जहाज पर उनकी आवाज़ें कहाँ से आ गई, लेकिन अब उसकी आंखों के सामने नाग खड़ा था। अंबर ने कहा, नाग भाई, ये मैं ही हूँ, नाग, तुम्हारा भाई। और दोनों भाई आगे बढ़कर एक दूसरे के गले लग गए। पास ही मारिया खड़ी थी, अगरचे वो गायब थी, मगर अंबर ने हाथ बढ़ाकर उसके सर पर हाथ फेरा और प्यार से अपनी बहन का सर चूम लिया। मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई, तुम कहाँ थे? मैं कहाँ था? खुदा का शुक्र है कि हम फिर मिल गए। मगर ये बताओ कि तुम इस बहरी डाकुओं के जहाज पर कैसे सफ़र कर रहे हो? नाग ने कहा, तुमने देर कर दी। हम तो क्योशों से चल पड़े। हम शाही जापान ने एक शाही बहरे में सवार किया। रास्ते में बहरी डाकुओं ने हमारे जहाज पर हमला कर दिया। हमने उनका मुकाबला किया, उन्होंने हमारे सारे गुलामों को हिला कर डाला। फिर मैंने और मारिया ने मिलकर उनके कप्तान और उसके साथियों को भी ख़त्म कर दिया। उन्होंने हमारे जहाज़ को आग लगा दी। हमने उनके जहाज़ पर कब्जा कर लिया और उसका रुख तुम्हारी तलाश में हिंदुस्तान की तरफ मोड़ दिया। मारिया ने कहा, यह खुदा की कुदरत कि हमारे आपस में इसी समुद्री में मुलाकात हो गई। आज का दिन बड़ा मुबारक दिन है। हम जापान में तुम्हारी याद में अक्सर रोया करते थे। अंबर ने कहा, मारिया बहन, मेरी कहानी बड़ी लंबी है, फिर कभी सुनाऊंगा। पहले अपने जहाज़ के कप्तान को यह खुशखबरी सुना दूं कि बहरी डाकू इस जहाज़ पर नहीं, वरना जहाज़ के मुसाफिरों का खौफ के मारे दम निकल जाएगा। इधर कप्तान अर्शे पर खड़ा बड़ी हैरत से देख रहा था कि अंबर एक बहरी डाकू से बड़ा घुल मिलकर बातें कर रहा है और उसके गले लगकर भी मिला है। उसने समझा कि यह डाकू अंबर का दोस्त निकला। अंबर ने कप्तान को आवाज़ दी, कप्तान, ये जहाज़ बहरी डाकुओं का नहीं, इधर आ जाओ। थोड़ी देर में कप्तान भी डाकुओं के जहाज़ पर आ गया। अंबर ने अपने भाई नाग से जहाज़ के कप्तान का तारुफ करवाया और कहा, कप्तान, मेरे इस भाई के जहाज़ पर बहरी डाकुओं ने हमला कर दिया था। इस अकेले ने सारे डाकुओं को हिलाक कर दिया। इसके अपने जहाज़ में आग लग गई और इसने डाकुओं के जहाज़ पर कब्जा कर लिया। कप्तान ने नाग की बहादुरी की तारीफ करते हुए कहा, भाई, तुम सचमुच बड़े बहादुर नौजवान हो। मुझे हैरानी है कि तुमने अकेले होकर वहशी समुद्री डाकुओं पर फतह हासिल कैसे की। बहरहाल मेरे सामने तुम्हारी फतह और डाकुओं की शिकस्त का सबूत मौजूद है कि तुम अकेले डाकुओं के जहाज़ पर सफ़र कर रहे हो। लेकिन भाई, कम से कम अपने जहाज़ पर से डाकुओं का स्याह झंडा तो उतार दिया होता। नाग ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं झंडा उतार देता तो आप यहाँ कभी खड़े ना होते
اور میرے भाई अंबर से हमारी मुलाकात ना हो सकती। हम 1 बरस बाद आज मिल रहे हैं। तिजारती जहाज़ के मल्लाहों और मुसाफिरों को मालूम हुआ कि जिस जहाज़ को वो बहरी डाकुओं का जहाज़ समझ रहे थे वो डाकुओं का जहाज़ नहीं, तो उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। कप्तान ने नाग के जहाज़ को अपने जहाज़ के साथ बांध लिया, उसके बादबान लपेट दिए। नाग अंबर कप्तान के साथ तिजारती जहाज़ पर आ गए। मारिया भी उनके साथ ही आ गई। जहाज़ पर आकर मुसाफिरों ने नाग का बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। दोनों जहाज़ बीच समंदर में खड़े थे। रात को नाग और अंबर के मिलने की खुशी में जहाज़ पर एक शानदार दावत हुई। दावत में मारिया भी शरीक हुई, मगर वो किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। वो नाग के पास ही बैठी थी। अंबर भी साथ ही था। नाग मारिया को भी सबकी नज़रों से छुपा छुपा कर गोश्त और मिठाइयाँ खिला रहा था। कप्तान को और जहाज़ के दूसरे किसी मुसाफिर को शक तक नहीं हो रहा था कि इसी जगह एक ऐसी औरत बैठी है जो किसी को दिखाई नहीं देती। खाने के बाद कप्तान, नाग और अंबर कैबिन में बैठ गए। अंबर ने मारिया को भी चुपके से अंदर दाखिल करा लिया। कप्तान ने प्यालियों में कहवा डालते हुए कहा, नाग भाई, मैं तुम्हारी होशियारी और अक्लमंदी पर बड़ा खुश हूँ कि तुमने एक जहाज़ को किस तरह संभाल लिया और उसे समंदर में जलाते हुए यहाँ तक ले आए। तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता तो वो हिम्मत हार देता। अंबर ने कहा, कप्तान साहब, मेरा भाई बड़ा बहादुर है। हम दोनों ने इकट्ठे मिलकर बड़ी बड़ी मुसीबतें बर्दाश्त की हैं और बड़े बड़े कठिन सफ़र किए हैं। कई बार हमारा जहाज़ तूफान में गर्क हो गया और हम एक तख्ते पर बैठकर समंदर में तैरते किसी जजीरे पर पहुंचे। नाग बोला, इंसान को मुसीबत के वक्त हमेशा सब्र और हौसले से काम लेना चाहिए। जो शख्स हिम्मत हार बैठता है वो जंग अपने ही घर में हार बैठता है। कप्तान ने कहा, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि तुमने इतने वैशी डाकुओं का अकेले कैसे मुकाबला किया। ये डाकू लोग तो 50-60 आदमियों से भी मार नहीं खाते, फिर तुमने अकेले इन सब का मुकाबला करके उन्हें हलाक करने के बाद उनके जहाज़ पर कब्जा कैसे कर लिया। अब नाग उसे क्या बताता कि वो सांप बन गया था। उसने सैकड़ों सांप डाकुओं पर छोड़ दिए थे और ये कि मारिया भी गायब होकर उसके साथ जंग कर रही थी। वो मुस्कुराया और बोला, बस खुदा ने मेरी मदद की और मैं कामयाब हो गया। इस दौरान में कप्तान ने देखा कि मेज़ पर से कहवे का एक सब्ज़ रंग का प्याला गायब हो गया। उसने कहा, सब्ज़ रंग का एक प्याला कहाँ गया? अभी कहवा से भरा हुआ वो प्याला मौजूद था। उस प्याले में मारिया कहवा पी रही थी और जैसा कि आप पिछले हिस्सों में ये जान चुके हैं कि मारिया खुद भी गायब थी और वो जिस चीज़ को हाथ में पकड़ती वो भी गायब हो जाती। अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है सब्ज़ प्याला मेज़ पर नहीं था, आपको गलतफहमी हुई है। कप्तान बोला, भला ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद अभी सब्ज़ रंग का प्याला मेज़ पर पड़े देखा था, उसमें कहवे की भाप उड़ रही थी। नाग ने कहा, आपकी नज़रों को धोखा हुआ होगा कप्तान साहब। मारिया कहवा भी पी रही थी और हंस भी रही थी कि कप्तान कैसा बेवकूफ़ बन रहा है। वो लोग इधर उधर की बातें करते रहे। अब मारिया ने कहवा पीकर खाली प्याला मेज़ पर ला रखी। देखो मेज़ पर पड़ा है, मगर सवाल ये है कि ये कहाँ से आ गया। अंबर ने प्याले को गौर से देखा। कमाल है, ये तो कोई जादू का करिश्मा लगता है। नाग बोला, बहरहाल कप्तान साहब, आपको खुश होना चाहिए कि आपका प्याला ज़ाया नहीं हुआ, वो वापस आ गया। कप्तान ने हैरत से सर हिलाकर कहा, लेकिन ये कहाँ चला गया था और फिर अपने आप वापस कैसे आ गया? अंबर ने बात बदलते हुए कहा, मेरा ख्याल है अब हमें असल बात पर आना चाहिए। किस्सा ये है कप्तान साहब कि अब मैं आपके साथ जापान नहीं जा सकता, क्योंकि अपने जिस बहन और भाई की तलाश में मैं। अंबर एकदम रुक गया। वो बेख्याली में मारिया का जिक्र कर गया था। कप्तान ने कहा, बहन कौन? अंबर ने झटका, मेरा मतलब है कि बहन शकुंतला, लेकिन अभी उसे तलाश करना है। वो इस डाकू के बहरी जहाज़ पर नहीं। जाहिर है उसे डाकू किसी दूसरी जगह ले गए। वो यकीनन हिंदुस्तान में होगी। अंबर ने नाग और मारिया को शकुंतला के बारे में सारी कहानी सुना दी। फिर कप्तान से कहा, अब सवाल यह है कि मैं जापान जाकर क्या करूँगा, क्योंकि जिस बहरी डाकुओं के जहाज़ में शकुंतला जा रही थी उस पर नाग ने कब्जा कर लिया है और उसके कहने के मुताबिक जहाज़ पर कोई औरत सवार नहीं थी। मेरा ख्याल है कि डाकू शकुंतला को ज़रूर रास्ते में किसी जजीरे में फ़रोख्त कर चुके हैं। नक्शा देखकर बताएं कि इस इलाके में कोई आसपास ऐसा जजीरा है जहां कोई अमीर आदमी रहता हो और जहां लौंडियों और गुलामों की खरीदो फरोख्त का काम होता हो। कप्तान ने नक्शा देखकर कहा, मियाँ अंबर, इस वक्त जहां हम खड़े हैं यहाँ से 200 मील जनूब मगरिब की तरफ वाहिद जजीरा है जिसका नाम मर्शी है। उस जजीरे पर एक ऐसे अमीर आदमी की हुकूमत है जिसे इन समुद्रों में स्मगलरों के बादशाह के नाम से याद किया जाता है। बहरी डाकू ने शकुंतला को ज़रूर उसी आदमी के हाथ फरोख्त किया होगा, क्योंकि उस आदमी को नई नई लौंडियाँ और गुलाम खरीदने का बहुत शौक है और बहरी डाकू यहाँ से गुजरते हुए आमतौर पर उस जजीरे पर खाना पीना हासिल करने के लिए रुक जाते हैं। अंबर ने कहा, मुझे यकीन है कि बहरी डाकुओं और शिवाजी ठग ने शकुंतला को उसी जजीरे में फ़रोख्त कर दिया होगा, क्योंकि उनका जहाज़ इस वक्त हमारे कब्ज़े में है और सारे डाकू ठगों समेत मारे जा चुके हैं। शकुंतला ज़रूर उसी जजीरे पर होगी। नाग ने कहा, तो फिर हमें उसी जजीरे की तरफ चलना चाहिए। अंबर बोला, ठीक है कप्तान साहब, मैं और नाग कल सुबह सुबह अपना जहाज़ लेकर जजीरा मार्शी की तरफ कूच कर जाएंगे। आप सिर्फ इतना बता दें कि जहाज़ को दुरुस्त रुख पर रखने के लिए हमें क्या करना होगा। कप्तान कहने लगा, मैं जहाज़ का रुख जजीरे की तरफ डाल दूंगा, आप सिर्फ इतना करेंगे कि जहाज़ को उसी रुख पर चलाते जाएं। ज़रा सिमत बदले तो उसे फिर उसी रुख पर डाल दें। अगर आप लोग कल सुबह रवाना हों तो मेरे हिसाब के अगले रोज़ रात को आप जजीरा मार्शी पहुँच जाएंगे
आप बादबानों का रुख मोड़कर कोशिश करें कि जजीरे को किसी बेआबाद और छुपे हुए साहिल पर उतारें, या आप जहाज को बीच समंदर में खड़ा करके कश्ती के जरिए जजीरे में दाखिल हों, क्योंकि स्मगलरों का बादशाह बड़ा जालिम शख्स है। उसे मालूम हो गया कि आप उसकी लौंडी के पीछे आए हैं तो वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। अंबर बोला, ये तो खैर वहां जाकर मालूम पड़ेगा कि वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा या हम उसे मारकर जजीरे के सबसे ऊंचे दरख्त पर उसकी लाश लटकाते हैं। बहरहाल कल सुबह हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। कप्तान ने कहा, एक बात आप भूल गए, आपके जहाज पर डाकुओं का माले गनीमत लदा है, आपको इसकी बेहद हिफाजत करनी होगी। जजीरे पर किसी को जरा सा भी इल्म हो गया कि आपके जहाज में जवाहरात से भरे संदूक हैं तो फिर आपके जहाज को आनन फनन लूट कर आग लगा दी जाएगी। नाग बोला, फिक्र न करें कप्तान साहब, हम जवाहरात के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होने देंगे, और अगर किसी ने हमारे जहाज पर हमला करने की कोशिश की तो मैं उससे निपट लूंगा। मैं अगर वहशी समुद्री डाकुओं का मुकाबला कर सकता हूं तो जजीरे के लोग मेरे आगे कोई हकीकत नहीं रखते। कप्तान ने कहा, आपको खबरदार करना मेरा फर्ज था और मैंने अपना फर्ज पूरा किया, अब हालात को संभालना आपका काम है। वो रात अंबर, नाग और मारिया ने मुसाफिरों के जहाज पर बसर की। सुबह सुबह वो जजीरे पर से निकलकर अपने खाली जहाज में आ गए। यहाँ कप्तान उनके साथ आया। कप्तान ने कैबिन में जाकर नक्शे पर निशान लगाए। कुतुब नमा के हिसाब से जहाज की चरखी को एक खास जाविये की तरफ घुमाकर वहां उसे ताला लगा दिया। फिर लंगर उठवाकर बादबान खुलवा दिए। जहाज हरकत करने लगा तो कप्तान अपने जहाज पर आ गया। नाग का जहाज खुले समंदर में जजीरा मार्शी की तरफ रवाना हो गया। सारा दिन और सारी रात जहाज समंदर में सफर करता रहा। मौसम बड़ा खुशगवार था। समंदर की लहरों में बड़ा सुकून था, जिसकी वजह से एक जहाज एक नपी तुली रफ्तार के साथ ठीक सिमत की तरफ चला जा रहा था। अंबर और नाग दिन में कितनी बार कुतुब नमा और चरखी पर लोहे की सुई के जाविये को देखते कि कहीं जहाज का रुख बदल तो नहीं गया, मगर जहाज सही सिमत पर रवां दवां था। कप्तान ने अपने बेहतरीन तजर्बे और हिसाब के साथ जहाज का रुख कायम किया। उन्हें समंदर में जजीरे की तरफ सफर करते दूसरा रोज जा रहा था। उस हिसाब से इस रात को किसी वक्त उनका जहाज जजीरे पर पहुंच जाना चाहिए। नाग, अंबर और मारिया जजीरे की तरफ निगाह लगाए थे। शाम के वक्त उन्हें दूर जजीरे की स्याह लकीर नजर आई तो उनकी खुशी की कोई इंतहा न रही। उनका जहाज ठीक रास्ते पर सफर कर रहा था। अब दूसरी अहम बात यह थी कि उन्हें जहाज के रुख को जजीरे के गैर आबाद साहिल की तरफ मोड़ना था। सूरज गरूब हो गया। समंदर पर हल्का रात का अंधेरा छाने लगा। अगर मशरिक की तरफ से जर्द रंग का आधा चांद ना निकलता तो अंधेरे में उनके लिए जजीरे के बेआबाद इलाके तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। जर्द चांद की हल्की धीमी रोशनी में जजीरे के स्याह दरख्त अब काफी करीब आ गए। नाग और अंबर ने मिलकर बादबानों को रस्सियों को जजीरे के पिछले हिस्से की तरफ खींचना शुरू कर दिया। जहाज जजीरे के अकबी हिस्से की तरफ मुड़ने लगा। उन्होंने जहाज के आधे बादबान लपेट दिए ताकि ज्यादा जोर में जहाज कहीं जजीरे के साहिल से न टकरा जाए। जहाज आहिस्ता आहिस्ता जजीरे के साहिल के साथ साथ घूम रहा था। यहाँ जजीरे का साहिल वीरान और उजाड़ था। सामने की जानिब कहीं कहीं झोंपड़ियों के बाहर उन्हें आग जलती नजर आती, मगर उधर अंधेरा ही अंधेरा था। कप्तान ने उन्हें बड़ी नसीहत की थी। नाग ने अंबर से कहा, मेरा ख्याल है अब हमें जहाज को किसी जगह रोक देना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि जहाज पूरे जजीरे का चक्कर लगाकर फिर सामने वाले रुख पर ना आ जाए। अंबर ने कहा, तो फिर बादबान लपेट कर लंगर फेंक देते हैं। मारिया बोली, पहले ये अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि ये जगह कहीं गैर महफूज तो नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि दिन चढ़े तो हमें पता चले कि हम तो जजीरे के सारे लोगों की नज़रों में हैं। नाग ने कहा, इतने बड़े जहाज को जजीरे वालों की निगाहों से ज़्यादा देर तक छुपाना बहुत मुश्किल बात है। उन्हें आज नहीं तो कल जहाज के बारे में ज़रूर इल्म हो जाएगा। अंबर बोला, हाँ मारिया बहन, आखिर जजीरे के माहीगीर समंदर में कश्तियाँ लेकर मछलियाँ पकड़ने भी तो निकल देंगे। ये जहाज़ किसी की नज़रों से ज़्यादा देर तक छुपा न रह सकेगा। नाग ने कहा, हमें कोशिश करनी चाहिए कि जहाज़ की नज़रों में आने से पहले पहले हम शकुंतला को तलाश करके यहाँ से रवाना हो जाएं। अंबर ने मुस्कुरा कर कहा, नाग भाई, जिस काम को तुम इतना आसान समझ रहे हो वो इतना आसान नहीं। अभी तो हमें यह भी मालूम नहीं कि शकुंतला कहाँ है। आया वह स्मगलरों के बादशाह के महल में या वहाँ से फरार होकर किसी दूसरी जगह छुपी है। मारिया ने कहा, वो बेचारी स्मगलरों के महल से कैसे फरार होगी, वो ज़रूर उसी जाबिर आदमी के महल में होगी। अंबर ने कहा, मारिया बहन, तुम शकुंतला को नहीं जानती, वो भी तुम्हारी तरह दलेर और बहादुर है। उसने मेरे साथ हिंदुस्तान के और अफ्रीका के जंगलों और समंदरों में बड़ी बड़ी तकलीफ़ें उठाई हैं और बड़ी बहादुरी के काम किए हैं। उसने ज़रूर स्मगलरों के महल से भाग जाने की कोशिश की होगी। मारिया बोली, ये तो ठीक है, मगर सबसे पहले हमें स्मगलरों के बादशाह के महल में ही उसे तलाश करना चाहिए। अगर वो वहाँ नहीं होगी तो हो सकता है कि वहीं से उसका कोई सुराग मिल जाए। नाग ने कहा, ठीक, हम उसी जगह जहाज़ का लंगर डालते हैं। उन्होंने बादबान लपेट कर जहाज़ का लंगर समंदर में फेंक दिया। लंगर के समंदर में गिरते ही जहाज़ रुक गया और अपनी जगह पर खड़ा हो गया। चांद अब उनके सरों पर आ गया। जजीरे के दरख्तों पर उसकी जर्द रोशनी बड़ी उदास लग रही थी। नाग, अंबर और मारिया ने आपस में सलाह मशवरा शुरू कर दिया कि कौन कौन किस किस तरफ जाएगा। अंबर का ख्याल था कि वो और नाग वहाँ से उतरकर जजीरे पर जाएंगे और स्मगलरों के बादशाह के महल में शकुंतला का खोज लगाएंगे। वो मारिया को जहाज़ पर ही छोड़ना चाहते थे। मारिया ने कहा,
नहीं, वो भी उनके साथ जाएगी। परदेश का मामला है, अगर वो किसी मुसीबत में फंस गए तो वो गायब होने की वजह से उनकी बड़ी मदद कर सकेगी। नाग ने कहा, मारिया बहन, ये तो दुरुस्त है कि तुम हमारी मदद कर सकती हो, लेकिन ये भी तो सोचो कि तुम भी किसी मुसीबत में फंस सकती हो। अगर तुमको किसी ने एक बार पकड़ लिया तो फिर तुम कुछ ना कर सकोगी। तुम्हें बहुत बच बच कर हमारे साथ चलना होगा, कहीं तुम किसी को छू ना जाओ, कोई दूसरा आदमी तुमसे टकरा ना जाए। इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम जहाज़ पर ही आराम करो। अंबर बोला, हाँ मारिया बहन, नाग का ख्याल ठीक है, तुम जहाज़ पर ठहरो। अभी सिर्फ मैं और नाग जजीरे पर जाते हैं। हम दिन में किसी भी वक्त वापस आकर तुम्हें बता जाएंगे कि हमें शकुंतला को तलाश करने में कहाँ तक कामयाबी या नाकामी हुई। दोनों भाइयों ने जब बहुत मजबूर किया तो मारिया खामोश हो गई और बोली, अच्छा भाइयों, तुम जैसा कहते हो मैं वैसा करती हूँ। मैं इस जहाज़ पर तुम्हारी राह देखूंगी, मगर खुदा के लिए ज़्यादा देर न करना। मुझे यहाँ किसी से खौफ नहीं आएगा, मगर तुम्हारे बारे में फ़िक्र बहुत रहेगी, इसलिए जल्द से जल्द आने की कोशिश करना। कम अज़ कम मुझे भी पता चलना चाहिए कि तुम लोग क्या कर रहे हो। अंबर बोला, अभी अच्छी मारिया बहन, तुम बिल्कुल ना घबराओ, हम जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, हमारा यहाँ कोई कुछ ना बिगाड़ सकेगा। वैसे हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हें जल्द से जल्द जहाज़ पर आकर ख़बर करें, लेकिन अगर हम शाम तक ना आए तो परेशान ना होना। तुम जहाज़ के कैबिन में जाकर सो जाना। और सुनो, एक बात की ताकीद है कि जहाज़ के बाहर या ऊपर चिराग जलाकर रोशनी मत करना। हाँ, अपने कैबिन में दिया रोशन कर लेना। मारिया ने कहा कि वो इन बातों पर ज़रूर अमल करेगी। उसके बाद नाग और अंबर ने मिलकर जहाज़ पर से एक छोटी सी कश्ती समंदर में उतारी और उसमें सवार होकर रात की खामोशी और हल्की हल्की जर्द चांदनी में जजीरे के साहिल की तरफ रवाना हो गए। वो जजीरे पर साहिल के साथ आ लगे। समंदर की लहरें यहाँ बड़े सुकून के साथ आकर साहिल से टकराती और फिर वापस चली जाती। उन्होंने साहिल पर उतरते ही कश्ती को खींचकर किनारे की घनी झाड़ियों में छुपाकर ऊपर टूटी फूटी शाखें और पत्ते डाल दिए। इस काम से फारिग होकर उन्होंने साहिल के साथ साथ एक तरफ को चलना शुरू कर दिया। वो जजीरे के सामने वाले हिस्से की तरफ चल रहे थे, जिधर उन्होंने झोंपड़ी के बाहर आग जलती देखी थी। नाग ने कहा, अंबर भाई, हम किस हैसियत से इस जजीरे में दाखिल होंगे? कोई हमसे पूछेगा कि हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं तो हम उन्हें क्या कहेंगे? अंबर ने कहा, हाँ भाई, ये तो हमने सोचा नहीं। मेरा ख्याल है हमें अलग अलग सफ़र करना चाहिए। तुम किसी दूसरी तरफ से आओ और मैं उसके सामने वाले हिस्से से जाता हूँ। मैं तो यही कहूँगा कि जहाज़ डूब गया और बड़ी मुश्किल से समंदर में तैर कर यहाँ तक पहुँचाऊँ। नाग हंसकर बोला, कमाल है, मगर कपड़े तो तुम्हारे सूखे हैं, फिर तुम समंदर में तैर कर कैसे आए? अंबर ने कहा, मैं अभी पानी में डुबकी लगा लेता हूँ। नाग बोला, तो फिर हमारे इकट्ठे रहने में क्या हर्ज है? हम दोनों यही कहेंगे कि हमारा जहाज़ समंदर में आग लगने से गर्क हो गया। हम बड़ी मुश्किल से समंदर में छलांग लगाकर तैरते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। अंबर बोला, तो फिर ठीक है, हम दोनों इकट्ठे ही रहते हैं। इसी तरह बातें करते करते वो दोनों दोस्त, दोनों भाई जजीरे के उस इलाके में पहुँच गए जहाँ इधर उधर मल्लाहों की कई एक झोंपड़ियाँ थीं, जिनके बाहर कहीं कहीं आग जल रही थी। आग में उन्होंने मल्लाहों को देखा, बट्ठे रस्सियाँ बट रहे थे। अंबर और नाग ने सबसे पहला काम तो ये किया, समंदर में डुबकी लगाकर अपने कपड़े गीले किए। फिर एक झोंपड़ी के पास आकर रुक गए। यहाँ एक बूढ़ा मल्लाह रस्सी बट रहा था। उसने हैरानी से अंबर और नाग को देखा और पूछा, तुम लोग कौन और यहाँ क्या कर रहे हो? अंबर ने कहा, बाबा जी, हम दोनों भाई हैं, मुसीबत के मारे हैं, हमें भूख और सोची समझी स्कीम के मुताबिक दोनों गश खाकर झोंपड़ी के बाहर रेत पर गिर पड़े। मन्हा ने जल्दी से उन्हें उठाया और उनके मुंह में नारियल का दूध टपकाया। अंबर और नाग ने आंखें खोल दी। वो तो पहले ही होश में थे। बेहोश होने का तो उन्होंने बहाना किया था, ये जाहिर करने के लिए कि वो बहुत भूखे हैं और थके हुए हैं। होश में आते ही उन्होंने इशारे से पानी और खाना मांगा। बूढ़े मल्लाह ने उन्हें पानी और मछली खाने को दी। खा पी कर अंबर और नाग ने बूढ़े मल्लाह का शुक्रिया अदा किया और पूछा, हम कौन से जजीरे पर हैं? बूढ़े मल्लाह ने कहा, तुम मार्शी जजीरे में हो, ये स्मगलरों के बादशाह का जजीरा है, मगर तुम यहाँ कहाँ से टपक पड़े हो, ये तो बताओ। अंबर ने कहा, बाबा जी, हम दोनों भाई मुसीबत के मारे हैं। हम मुल्क हिंदुस्तान से मुल्क जापान की तरफ एक मुसाफिर जहाज़ में सफ़र कर रहे थे कि अचानक जहाज़ में आग लग गई। सारे जहाज़ में क़यामत मच गई और लोगों ने समंदर में छलांगे लगा दी। जहाज़ जल रहा था, हम समंदर में कूद पड़े। तकरीबन सारे के सारे मुसाफिर समंदर में डूबकर हलाक हो गए। चूँकि हम तैरना खूब जानते थे और हमें एक लकड़ी का तख्ता मिल गया, इसलिए हम इस जजीरे तक पहुंचने में कामयाब हो गए। हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं बाबा कि तुमने हमें खाना खिलाया और पानी पिलाया। बूढ़े मल्लाह ने कहा, तुम लोग खुशकिस्मत हो, बच गए, वरना यह समंदर तो बड़ी बड़ी खौफनाक शार्क मछलियों से भरा पड़ा है। वो तो किसी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ती। अच्छा हुआ कि तुम बच गए। अब तुम इस आग के पास लेट जाओ और रात आराम करो, सुबह उठकर तुमसे बातें होंगी। नाग बोला, बाबा, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी जगह ऐसा काम मिल जाए कि हम कुछ पैसे कमाकर वापसी का किराया बना सकें और फिर किसी मुसाफिर जहाज़ पर बैठकर यहाँ से वापस अपने मुल्क हिंदुस्तान की तरफ चले जाएं, क्योंकि जहाज़ में हमारा सारा सामान भी तबाह हो गया। अब हमारा जापान जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं। बूढ़े मल्लाह ने कहा, मियाँ, अब तुम लोग ज़्यादा बातें न करो और सो जाओ। ये सब कुछ सुबह उठोगे तो तय कर लेना।
बहरहाल तुम्हें इतना ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि यहाँ कोई मुसाफिर जहाज साल साल भर के बाद ही कभी भूले भटके से आता है। बाकी तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। रात भर सोचते रहो, बाकी बातें सुबह होंगी। अंबर और नाग के लिए फिक्र की कोई बात नहीं थी, क्योंकि उनका जहाज़ तो जजीरे के पिछली जानब समंदर में खामोश खड़ा था। फिर भी उन्होंने बूढ़े मल्लाह के आगे बड़ी परेशानी का इजहार किया और कहा, ये कि तुमने क्या कह दिया बाबा, साल साल तक इधर कोई मुसाफिर जहाज़ नहीं आता, हमारा तो कारोबार तबाह हो जाएगा, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। मल्लाह ने कहा, फिर मैं क्या कर सकता हूँ मियाँ, मुसाफिर जहाज़ के लिए तो तुम्हें हो सकता है 2 साल तक इंतज़ार करना पड़े। अंबर ने कहा, अच्छा बाबा, अब क्या हो सकता है, अब तो सोने की कोशिश करते हैं, सुबह बात करेंगे। नाग और अंबर आग के पास ही रेत पर लेट गए। वो सोने की कोशिश करने लगे मगर उन्हें नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद बूढ़ा मल्लाह उठा और झोंपड़ी के अंदर जाकर घास फूस के बिस्तर पर लेट गया। वो उनसे जरा फासले पर था। अंबर ने सरगोशी में नाग से कहा, भाई सुबह उठकर पहला काम ये करना कि बूढ़े मल्लाह से स्मगलरों के बादशाह के महल का रास्ता पूछना है, ताकि हम वहाँ पहुँचकर किसी न किसी तरह महल के अंदर दाखिल होने की कोशिश करें। नाग बोला, बहुत अच्छा। वो दोनों सो गए। रात गुजर गई। दिन चढ़ा तो जजीरे पर सूरज की रोशनी फैल गई। बूढ़ा मल्लाह अभी तक झोंपड़े के अंदर सो रहा था। शायद ये शख्स रात को काम करता और सुबह को सोता। अंबर और नाग उठकर बैठ गए और बूढ़े मल्लाह के बेदार होने का इंतजार करने लगे। दूसरी तरफ मारिया भी जहाज के कैबिन से निकलकर ऊपर जहाज के अर्शे पर आ गई। उसने देखा कि जजीरे का घना जंगल सामने फैला था और उनका जहाज जिस जगह खड़ा है वहाँ इर्द गिर्द पानी में जगह जगह रेत के टापू उभरे हुए हैं, जहाँ दरख्तों के झुंड ही झुंड हैं। इस एतबार से उनका जहाज लोगों की नजरों से ओझल हो गया था। दोस्तों, अंबर नाग मारिया की दिलचस्प कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।